यस सर। ओके। ठीक है, तो हम लोग वाउंड रोटर में थे, स्क्वायरल केज रोटर हमने कंप्लीट कर लिया था, हम लोग फेज वाउंड रोटर में थे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम लोग फेज वाउंड रोटर में थे, स्क्वायरल केज रोटर हमने कंप्लीट कर लिया था। फेज वाउंड रोटर में कोई पॉइंट लिखाए हैं कि नहीं, जरा देख लेना। फेज वाउंड रोटर में कोई पॉइंट लिखाए हैं कि नहीं, चेक कर लो। हाँ, आवाज कट रहा है, बताइए। एक पॉइंट लिखवाए हैं। पॉइंट लिखवाया है। कौन सा पॉइंट? द वाउंड रोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्लॉटेड आर्मेचर। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये वाउंड रोटर है आपका। वाउंड रोटर यानी जिसपे वाइंडिंग की हुई हो। पहला टाइप हमने देखा जहां स्क्वायरल केज रोटर रहता था, और स्क्वायरल केज रोटर में हम लोग कोई भी वाइंडिंग नॉर्मल वायर्स को नहीं रखते थे, बल्कि उसके जगह मेटल्स रॉड्स को रखते थे। लेकिन ये जो रोटर है फेज वाउंड रोटर, जिसको हम लोग स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं, या जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल वाइंडिंग रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोर होगा, आर्मेचर कोर होगा इसका, और कोर क्या होगा? स्लॉटेड होगा। ठीक है, यानी उसमें स्लॉट्स बना हुआ रहेगा, और उसी में वाइंडिंग को हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में है, द वाउंड रोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्लॉटेड आर्मेचर। ठीक है, तो इसका कोर जो है स्लॉटेड है, और आपको दिख भी रहा होगा इस इमेज में। अगर यहाँ देखो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि स्लॉट्स बना हुआ है, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, तभी तो वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सब जो है स्लॉट्स बना हुआ है, ये सब स्लॉट्स बना हुआ है, और इन्हीं स्लॉट्स में वायर्स को हमने, नॉर्मल वायर्स को हमने रखा है, और जिसको कनेक्ट करके फाइनली यहाँ स्लिप रिंग पे ले जाके हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, यानी स्लिप रिंग पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। और जाहिर है ये वाइंडिंग कितने फेजेस के लिए रहती है? इसकी वाइंडिंग कितने फेजेस के लिए होगी, बताइए। इसकी वाइंडिंग कितने फेजेस के लिए होगी, कोई बताइए। यस, 3 फेज के लिए। इसीलिए तो यहाँ 3 स्लिप रिंग है, हमेशा याद रखना। इसीलिए यहाँ 3 स्लिप रिंग हम लोग देते हैं, हर एक फेज के लिए एक स्लिप रिंग, यानी हर एक फेज की वाइंडिंग एक पर्टिकुलर स्लिप रिंग पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, अगले फेज की वाइंडिंग भी एक पर्टिकुलर स्लिप रिंग पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह करके इसका कनेक्शन रहेगा। ठीक है, ओके। दूसरा आपको कल यानी पिछले क्लास में हम लोग कंपेयर करके देख चुके थे पिछले क्लास में, कि यहाँ पे क्या है, कहीं से भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये सारा एक्सप्लेन कर दिए थे आप लोगों को कि स्क्वायरल केज में कहीं से भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग स्लिप रिंग की हेल्प से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि स्क्वायरल केज में ऐसा फिक्स परमानेंट स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं, ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं कि वहां कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर सके। लेकिन इसमें जो आपका फेज वाउंड रोटर है, जिसको वाउंड रोटर भी बोलते हैं, इसमें हम लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन स्लिप रिंग्स के थ्रू। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का मकसद क्या है, ये भी आपको कल बता चुके थे पिछले क्लास में, कि आपका जो टॉर्क होता है ना, हम लोग देखते हैं तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर रेजिस्टेंस के। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क भी और रनिंग टॉर्क भी, और स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होता है इंडक्शन मोटर का, तो स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रोटर रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में, और बाद में जब नॉर्मल रेटिंग पर आ जाता है, नॉर्मल रेटेड स्पीड पे आ जाता है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है। ये भी सारी चीजें देखेंगे हम लोग कैसे होता है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वाउंड रोटर को लेके चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, तो पिछले क्लास में ये भी बता चुके थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले क्लास में ये भी बता चुके थे
कि हम लोग स्टार्टर में जितना नंबर ऑफ पोल्स बनाते हैं, हमेशा याद रखना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह रन करने के लिए कुछ कंडीशन था, स्पेसिफिक 3 कंडीशन था, आपको बता चुके थे। उन तीनों कंडीशन में जो लास्ट वाला कंडीशन था ना, वो क्या था कि हम हमेशा इंडक्शन मोटर को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हमेशा नंबर ऑफ स्टार्टर पोल्स नंबर ऑफ रोटर पोल्स के बराबर हो। और ये भी आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही अपने आप हो जाता है, यानी स्टेटर पे हम कितना भी नंबर ऑफ पोल्स बनाएं, रोटर में बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन अपने आप उतना पोल्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एक उसकी खासियत थी। तो जाहिर है उसमें कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी इंडक्शन मोटर की तरह रन करने के लिए 3 कंडीशन आपको बताए थे, उसमें तीसरा कंडीशन क्या है कि हमेशा इंडक्शन मोटर में जितना नंबर ऑफ स्टार्टर पोल है उतना ही नंबर ऑफ रोटर पोल्स होगा, तभी इंडक्शन मोटर की तरह रन करेगा। तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है स्क्वायरल केज वाले रोटर में, क्योंकि वहां स्टार्टर पे कितना भी नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम उसको डिजाइन करें, कितना भी नंबर ऑफ पोल्स बनाएं, इसके रोटर पे यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर पे बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन उतना ही पोल अपने आप डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है वाउंड रोटर में हमें वाइंडिंग करके जितना हमने पोल्स बनाया है स्टार्टर पे उतना ही पोल्स हमें बनाना पड़ता है रोटर पे, और तब हम उस मशीन को चला सकते हैं। तो यहाँ ये चीजें हमें करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको तीनों फेज दिख रहा है, यहाँ पे 3 स्लिप रिंग है। तो जाहिर है जिस तरह स्टार्टर पे तीनों फेज की वाइंडिंग हम लोग करते हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इसमें भी तीनों फेज की वाइंडिंग को हम लोग प्लेस करते हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, और ये स्टार कनेक्टेड रहता है आपस में। आगे चल के बताएंगे इसकी वाइंडिंग आपस में स्टार कनेक्टेड रहती है। स्टार्टर की भी तीनों फेज की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड रहती है। जो 2 पॉसिबल कनेक्शन है ना, जाहिर है 3 फेज के कॉइल्स के लिए 2 पॉसिबल कनेक्शन होता है, आपको पहले बता चुके हैं। और वो 2 पॉसिबल कनेक्शन क्या है, या तो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। यानी जब भी 3 फेज वाइंडिंग्स का कनेक्शन आपस में करेंगे तो 2 पॉसिबल चीजें हैं आपके लिए, या तो स्टार में कनेक्ट करें या डेल्टा में कनेक्ट करें। यहाँ हम लोग स्टार में कनेक्टेड करते हैं, हमेशा याद रखना है, बताएंगे उसका भी अपना फायदा है। तो यहाँ हमेशा स्टार्टर की वाइंडिंग को और रोटर की वाइंडिंग को हम लोग स्टार कनेक्शंस रखते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग किसी कारण से, बताएंगे आपको आगे चल के क्या कारण है, वो किसी कारण से स्टार्टर की वाइंडिंग को डेल्टा करते हैं लेकिन रोटर हमेशा स्टार रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्टार कनेक्टेड हम लोग रखते हैं। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ यानी फेज वाउंड रोटर पे हमने तीनों फेज की वाइंडिंग को रखा, लेकिन स्क्वायरल केज में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायरल केज में कुछ रॉड आर फेज के लिए है, कुछ रॉड वाई फेज के लिए है, कुछ रॉड बी फेज के लिए है, नहीं, वहां सारे रॉड कॉमन है। वहां अपने आप फील्ड की वजह से और बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पोल डेवलप हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ है कि हर एक स्लॉट में आपका तय है कि यहाँ आर की वाइंडिंग होने वाली है, कि वाई फेज की वाइंडिंग होने वाली है, कि बी फेज की वाइंडिंग होने वाली है, ये डेफिनेट रहता है। और जाहिर है तीनों फेज की वाइंडिंग रहेगी। लेकिन स्क्वायरल केज के रोटर पे फेज के लिए पर्टिकुलर कोई कंडक्टर नहीं है, फेज के लिए पर्टिकुलर कोई रोटर नहीं है कि हाँ ये रोटर नंबर इतना जो है वो आर फेज के लिए है, रोटर नंबर इतना जो है वाई फेज के लिए है, और रोटर नंबर इतना से इतना बी फेज के लिए है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में लिखते चलिए, जो जो चीज एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं चीजों को लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए जो बता चुके, अच्छा पहला तो लिखा चुके हैं ना, द वाउंड रोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्लॉटेड आर्मेचर। तो पहला पॉइंट आपको बता चुके हैं कि जो वाउंड रोटर होगा ना, वाउंड रोटर का कोर जो होगा उसमें स्लॉट्स बने होंगे और उन स्लॉट्स में ही वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाइए, इसमें लिख लीजिए दिस टाइप ऑफ रोटर is provided with 3 phase comma देखिए double layer distributed winding is provided with 3 phase double layer distributed winding, यानी 3 फेज भी है, डबल लेयर भी है, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। आगे चल के आपको बताएंगे इसमें कि कंसंट्रेटेड, 2 तरह की वाइंडिंग को हम लोग प्लेस करते हैं, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड।
बताएंगे वो क्या है। तो यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड को रखते हैं, यानी वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म रखते हैं। हाँ बोलो बोलो, आगे लिखिए, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आगे लिखिए। दिस टाइप ऑफ रोटर इज प्रोवाइडेड विथ 3 फेज डबल लेयर। क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही है। दोबारा तो हम बोल ही रहे हैं ना, अगर छूट रहा है तो लिखो ना, दोबारा तो हम बोल ही रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रोटर इज प्रोवाइडेड विथ 3 फेज डबल लेयर distributed winding consisting of coils almost same as that which is used in alternators। ठीक है, डीसी मशीन के केस में आपको बता चुके हैं कि वाइंडिंग कैसे सिंगल लेयर होगा, डबल लेयर होगा, ट्रिपल लेयर होगा, क्वाड्रा लेयर होगा, और आपको ये भी बता चुके हैं कि डबल लेयर और ड्यूप्लेक्स में अंतर है, सिंगल लेयर और सिंप्लेक्स में अंतर है, ट्रिपल लेयर और ट्रिप्लेक्स में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ डबल लेयर की बात हो रही है, यानी एक स्लॉट में 2-2 कंडक्टर जो हम लोग रखते थे, और आपको बताए थे कि यही फॉर्म सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग वाइंडिंग के लिए, जहाँ एक स्लॉट में 2-2 कंडक्टर को हम लोग रखते हैं, जो डीसी मशीन की नॉर्मल वाइंडिंग को हम लोग करते थे। और उसका डेवलप डायग्राम भी आप लोगों को बनवाए थे, आप लोगों को याद होगा, पूरी वाइंडिंग का कैलकुलेट करके कौन सा कंडक्टर बैक साइड से किस कंडक्टर से जाके ऐड होता है, कौन सा कंडक्टर फ्रंट साइड से जाके किस कंडक्टर से ऐड होता है, और कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट में ऐड होता है। तो ये पूरा डेवलप डायग्राम आप लोगों को बनवाए थे। तो वहां आपने देखा था कि एक स्लॉट में हम लोग 2 कंडक्टर को रखते थे, जो स्लॉट ऊपर है उसको ऑड नंबरिंग देते थे, जो स्लॉट नीचे है उसको इवन नंबरिंग हम लोग देते थे। ठीक है, और इस तरह करके हम चलते थे। तो यहाँ भी डबल लेयर होगा, तो ध्यान देना है इसकी वाइंडिंग कैसी होगी। आपके रोटर की चर्चा हो रही है, रोटर में भी कौन सा, वाउंड रोटर, तो वाउंड रोटर में कौन कौन सी वाइंडिंग की क्या खासियत होगी, तो ये 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा। आगे चल के आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड क्या होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में अब आ जाइए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी वाइंडिंग एकदम सिमिलर होगी अल्टरनेटर की तरह। ठीक है, जिस तरह अल्टरनेटर में हम लोग किया करते थे। ठीक है, हालांकि अल्टरनेटर अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, आगे चल के आप लोग देखिएगा कि अल्टरनेटर में कैसे होता है, बताएंगे। तो उस तरह की सिमिलर वाइंडिंग होती है। अगले पॉइंट में आ जाइए, द रोटर इज वाउंड। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, जो आपको बताए थे वो वही वाला पॉइंट है जो आपको समझा चुके हैं, इसको वर्ड्स में लिखना है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। लिखिए, द रोटर इज वाउंड फॉर एज मेनी एज पोल्स। द रोटर इज वाउंड फॉर एज मेनी एज पोल्स as the number of stator poles, यानी रोटर की वाइंडिंग को हम इस तरह से करते हैं कि इसमें भी उतना ही नंबर ऑफ पोल्स बने जितना आपके स्टार्टर पे है। ये चीज पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, बस उसको लिख लीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाइए। ये पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, इंडक्शन मोटर ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई या ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज ऑफ सप्लाई, आपको पहले बता चुके हैं कि हर एक मशीन्स को हम लोग अलग अलग पैरामीटर पे बहुत तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम लोग आए ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सप्लाई पे आए, तो इंडक्शन मोटर 2 ही तरह का होता है। कौन कौन सा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, हमेशा ध्यान में रखिएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब होता क्या है ना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। आपको बता चुके हैं कैसे सेल्फ स्टार्टिंग होता है, कैसे फील्ड बनता है, कैसे सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और
उसके वजह से सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चूंकि फ्लक्स रोटेट कर रहा है, आपका कंडक्टर स्टार्टिंग में स्टेशनरी होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और हमने क्या किया है, हमने रोटर को शॉर्ट सर्किटेड रखा है, तो जाहिर है सर्किट क्लोज है, करंट भी फ्लो होने लगेगा, शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए बहुत हायर करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा वहां से लेंज लॉ एक्शन में आ जाएगा। लेंज लॉ के हिसाब से वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ रोटर में, वो अपना करंट इस तरह से फ्लो कराएगा कि उसका बनाया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से एक्ट करेगा कि ये अपने होने के कारण को अपोज करेगा। ठीक है, तो फ्लक्स के होने का कारण करंट का फ्लो होना, करंट के फ्लो होने का कारण ईएमएफ इंड्यूस होना, और ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण आपका रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द कंडक्टर। तो जाहिर है उसको कम करने के लिए रोटर घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, इसमें स्टार्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है। स्टार्टर इसलिए हम लोग लगाते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा पुअर मिल रहा है, तो स्टार्टर लगा के कहीं ना कहीं हम लोग आपके रोटर रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी किसी न किसी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें अगर स्टार्टर नहीं भी रहे तो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीसी मशीन्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे कि ये सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जाएंगे ना, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, आपके बेसिक कांसेप्ट से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा। याद रखना है आपको, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब क्यों नहीं होता है इसका कारण भी समझ लीजिए, आगे चल के बताएंगे भी जब उस पे आएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए उसका मतलब क्यों नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, जब जैसे ही इसमें और आगे हम लोग चलेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो चीज आपको बताए थे, यानी हम लोग यहाँ जो आपको बताए थे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में आपका रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, और जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि वाकई में कैसे बनता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। हर एक अलग अलग इंस्टेंट पे, हर एक अलग अलग टाइम पे हम लोग देखेंगे, और हर टाइम पे जब हम तीनों फेज के फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमको कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे। लेकिन यही अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज वाइंडिंग को हम लोग प्लेस कर दिए ना, तो उसका जो फ्लक्स मिलेगा, उसका रिजल्टेंट, पहला तो एक ही फेज है इसलिए रिजल्टेंट का तो मतलब ही नहीं है, एक ही फेज है एक ही फ्लक्स है तो रिजल्टेंट का कोई मतलब ही नहीं है, और उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वो आपका साइनसॉइडली वैरिंग मिल जाएगा। और जाहिर है इंडक्शन मोटर की तरह रन करने के लिए आपको कांस्टेंट स्पीड का सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलना चाहिए। तो करते क्या है हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज वाइंडिंग को 2 फेज में हम लोग तोड़ते हैं, यानी 2 फेज में हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और कैसे स्प्लिट करेंगे, तो कैपेसिटर के हेल्प से स्प्लिट करते हैं। कैपेसिटर आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, करंट को 90 डिग्री से लीड करा देता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, और आपको ये भी पता है कि इंडक्शन मोटर के रन करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलना चाहिए जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो और सिंक्रोनसली रोटेट करे। लेकिन सिंगल फेज वाइंडिंग में क्या होगा, अल्टरनेटली साइनसॉइडली वैरिंग फ्लक्स मिलेगा, तो जाहिर है उससे आपका काम चलेगा नहीं। तो वहां क्या करते हैं, एक फेज की वाइंडिंग को 2 फेज में स्प्लिट कर देते हैं कैपेसिटर को यूज करके। ठीक है, यानी एक ही फेज की वाइंडिंग हम ले रहे हैं और उसको 2 फेज में हम लोग स्प्लिट कर दे रहे हैं कैपेसिटर के हेल्प से। आपको पता है कि कैपेसिटर 90 डिग्री से लीड करा देता है करंट को वोल्टेज के मुकाबले, तो यहाँ भी दोनों फेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना, अब इसका भी सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, ये भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। लेकिन हाँ, 3 फेज वाले से इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, बताएंगे कितना होगा, लेकिन ये भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। तो जाहिर है, कहते तो हैं हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, लेकिन एक्चुअली में उस सिंगल फेज को स्प्लिट करके 2 फेज हम लोग वहां बना देते हैं। यानी स्टेटर पे जो वाइंडिंग है ना, उसको इफेक्टिवली देखो तो वो 2 फेज वाइंडिंग है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है, कहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको सप्लाई भी देते हैं सिंगल फेज, लेकिन इसके वाइंडिंग को 2 फेज वाइंडिंग हम लोग बनाए रहते हैं। यानी स्टेटर पे जो वाइंडिंग होगी ना, वो 2 फेज वाइंडिंग होगी। समझ में आ रहा है?
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर पे जो वाइंडिंग होगी वो 2 फेज वाइंडिंग होगी। इंडक्शन मोटर को, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहे हैं सिंगल फेज, लेकिन अंदर ले जाके उसको 2 फेज में स्प्लिट कर दे रहे हैं और उन दोनों फेज की वाइंडिंग को कर रहे हैं, लेकिन हालांकि सप्लाई तो सिंगल फेज ही दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो जाहिर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर पे जो वाइंडिंग होगी वो 2 फेज वाइंडिंग होगी, हमेशा याद रखिएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर पे जो वाइंडिंग होगी वो 2 फेज वाइंडिंग होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत है, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी 2 टाइप का रोटर होता है, स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर। यहाँ भी 2 टाइप का रोटर ही होगा, वही दोनों, स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर। और उससे भी बड़ी खासियत क्या है कि भले ही ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसके स्टार्टर पे 2 फेज वाइंडिंग है, लेकिन इसका भी रोटर जब बनाएंगे ना तो रोटर को 3 फेज वाइंडिंग ही देना पड़ेगा। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। भले ही ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसके स्टार्टर पे हमने 2 फेज वाइंडिंग को रखा है, लेकिन इसका जो वाउंड रोटर होगा, स्टार्टर पे भले ही 2 फेज वाइंडिंग रहे, लेकिन इसका जो वाउंड रोटर होगा उस पे 3 फेज वाइंडिंग ही रहेगी। इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी पॉइंट को अब लिखना है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि वाउंड रोटर चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर में हो, वाउंड रोटर चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर में हो या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हो, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि स्टार्टर पे कितने फेज की वाइंडिंग है। स्टार्टर पे 3 फेज की वाइंडिंग रहे या स्टार्टर पे 2 फेज की वाइंडिंग रहे, आपके रोटर पे हमेशा 3 फेज की वाइंडिंग रहेगी। याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो एकदम ये सब चीजें दिमाग में बैठा लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब बेसिक से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए। लिखिए रोटर इज ऑलवेज वाउंड फॉर 3 फेज, रोटर इज ऑलवेज वाउंड फॉर 3 फेज। कॉमा दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए even when the stator is wound for 2 phase, even when the stator is wound for 2 phase, मतलब रोटर को हमेशा 3 फेज के लिए वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज की वाइंडिंग करते हैं रोटर पे, यहां तक कि स्टार्टर पे 2 फेज वाइंडिंग हो तब भी रोटर पे 3 फेज वाइंडिंग ही रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए जो पहले बता चुके हैं आपको। कैसा कनेक्शन रहेगा इन 3 फेज की वाइंडिंग का रोटर पे? कैसा कनेक्शन रहेगा? 3 फेज। हाँ, नहीं 3 फेज वाला तो पॉइंट हो ही गया, अगले पॉइंट पे आओ। और बता चुके हैं पहले कैसा कनेक्शन रहता है। हाँ, यस, स्टार कनेक्टेड। यहाँ स्टार कनेक्टेड हम लोग रहते हैं, इसी पॉइंट को लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए द 3 phases आर स्टार कनेक्टेड इंटरनली। ठीक है, और स्टार कनेक्टेड को सिंबल में कैसे दिखाते हैं? तो ऐसे दिखाते हैं स्टार कनेक्टेड को, सिंबल में ऐसे लिखते हैं कनेक्टेड। कहीं कहीं स्टार कनेक्टेड को वाई कनेक्टेड भी बोलते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। कहीं कहीं स्टार कनेक्टेड को वाई कनेक्टेड भी बोलते हैं और ऐसे दिखाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाइए। अब जाहिर है देखो यहाँ पे होता क्या है, जो भी स्टार कनेक्शंस रहेगा तो एक एंड, जैसे कोई भी कॉइल आपको बनाना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉइल बनाएंगे तो उसका 2 छोर तो होगा ही, 2 एंड तो होगा ही। ठीक है, कोई भी कॉइल अगर हम लोग उठा लें और इस तरह से जब बनाएंगे तो डेफिनेटली 2 छोर तो होगा ही, एक छोर ये, एक छोर ये। ठीक है, तो जब स्टार कनेक्टेड हम लोग कर रहे हैं तीनों फेज की वाइंडिंग को,
तो जाहिर है स्टार कनेक्शन करने की वजह से एक वाइंडिंग तो फिक्स हो गया, दूसरा छोर अभी भी बचा, तो दूसरा छोर को क्या करेंगे, स्लिप रिंग पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। यानी जैसे मान लो आपका स्टार कनेक्शन हमने 3 फेज वाइंडिंग को कर दिया, तो ये आपका स्टार पॉइंट हो गया। स्टार पॉइंट को ब्लैक कर लीजिए, दिस इज योर स्टार पॉइंट, मेक इट ब्लैक, और यहां से आपकी वाइंडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। तो देखो वाइंडिंग का एक टर्मिनल इस स्टार पॉइंट से जुड़ गया, एक टर्मिनल ऊपर है जो अभी ओपन है। उसी तरह वाई फेज की वाइंडिंग का एक टर्मिनल इससे जुड़ गया यहाँ पे, और एक अभी भी ओपन है। इस तरह बी का भी एक टर्मिनल स्टार पॉइंट से जुड़ गया। तो एक टर्मिनल तो फिक्स हो गया हर एक वाइंडिंग का। अब जो एक टर्मिनल बचा है ना, उसको क्या करेंगे, तो उसको ले जाके स्लिप रिंग पे कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कि उससे हम स्टार कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ सके। और रनिंग कंडीशन में आपको पहले बता चुके हैं कि उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देते हैं, तो एक मेटल कॉलर तीनों स्लिप रिंग के साथ आके जुड़ के वहां से उनको शॉर्ट सर्किटेड कर देता है, सो दैट कि अब स्टार कनेक्टेड सटा भी रहे, यानी ब्रशेस सटा हुआ भी रहे, तो भी वो कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। बताएंगे इसको डिटेल से कि ये कहने क्या कह रहे हैं, ये कहने का क्या मतलब है, इसको और डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, द 3 phases आर स्टार कनेक्टेड इंटरनली, ये तो लिखा दिए। अगले पॉइंट में आ जाइए, इसमें लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए द अदर 3 वाइंडिंग टर्मिनल्स, इन 3 टर्मिनल्स की बात करें जो ओपन है, द अदर 3 वाइंडिंग टर्मिनल्स आर brought out, BROUGHT, bring का past tense, brought out and connected to, ओके कहां तक लिखाए थे, कहां तक लिखाए थे, हाँ ओके, are brought out and connected to 3 insulated slip rings, 3 insulated slip rings, ठीक है। यहां इंसुलेटेड का मतलब है ये स्लिप रिंग्स आपके शाफ्ट से इंसुलेटेड होंगे और आपस में भी इंसुलेटेड होंगे, यानी तीनों स्लिप रिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, तीनों स्लिप रिंग का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है और शाफ्ट से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स का मतलब कि वो जो सेंट्रल शाफ्ट है ना, ये जो सेंट्रल शाफ्ट है इससे भी इंसुलेटेड है ये तीनों स्लिप रिंग्स, और आपस में भी इंसुलेटेड है। जाहिर है होना भी चाहिए, तभी तो तीनों फेज की वाइंडिंग इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो हो गया 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स। उसके आगे लिखिए, उसी पॉइंट में आगे लिखिए, माउंटेड ऑन द शाफ्ट, MOUNTED, माउंटेड ऑन द शाफ्ट। जाहिर है ये तीनों इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स कहां है, तो हमने शाफ्ट पे उनको माउंट किया है, माउंटेड ऑन द शाफ्ट। कॉमा देके आगे लिखिए, विथ ब्रशेस रेस्टिंग ऑन देम, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग, इंसुलेटेड स्लिप रिंग माउंट किया है हमने कहा, शाफ्ट पे, और इसी पे आके आपका ब्रश रेस्ट करता है। आपका जो ब्रश है वो इसी पे आके रेस्ट करेगा, यानी इसी पे आके टच करेगा, ठीक है। इसी पे आके टच करेगा आपका ब्रश, इसी पे आके टच करेगा, और इसे आगे चल के एक्सटर्नल सर्किट के लिए तीनों फेज का कनेक्शन एक्सटर्नल सर्किट के लिए निकल जाएगा। R का कनेक्शन R के लिए, Y का कनेक्शन Y के लिए, और B का कनेक्शन B के लिए, तीनों फेज का कनेक्शन चला जाएगा, ठीक है। ये ब्रशेस ऐसा रहता है जो ब्रश होल्डर में कनेक्ट रहता है। ब्रश होल्डर में पहले आपको डीसी मशीन के प्रैक्टिकल में जिन लोगों ने किया होगा, डीसी मशीन के प्रैक्टिकल में दिखा चुके हैं, और डीसी मशीन के प्रैक्टिकल में डायग्राम बना के बता चुके हैं कि कैसे स्प्रिंग से
कैसे स्पिंडल से कनेक्ट रहता है और उस स्पिंडल से स्प्रिंग के अलोंग हम ऐसे उठा सकते हैं। तो यहाँ भी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा का पूरा ब्रश डिस्कनेक्ट हो जाता है इससे, ठीक है, बताएंगे कब डिस्कनेक्ट होता है। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है। अगले पॉइंट में आ जाइए। अब इस अरेंजमेंट के बारे में, हमने जो ये 3 इंसुलेटेड स्लिप रिंग जिनको हमने शाफ्ट पे रखा है एक्सटर्नल कनेक्शन देने के लिए, जिस पे ब्रश आके रेस्ट करता है, ये जो अरेंजमेंट है ना, इसके बारे में है। तो क्यों करते हैं ऐसा अरेंजमेंट और इससे क्या फायदा मिलता है, तो उसी के बारे में लिख लीजिए। दिस अरेंजमेंट मेक्स इट पॉसिबल, दिस अरेंजमेंट मेक्स इट पॉसिबल। तो आगे लिख लीजिए, दिस अरेंजमेंट मेक्स इट पॉसिबल, कॉमा देके आगे लिखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस in the external circuit, या ऐसे कर दो, एडिशनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट काट दीजिए, दूसरे शब्दों में लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड। इस पॉइंट को फिर से बोल देते हैं, दिस अरेंजमेंट मेक्स इट पॉसिबल द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस in the rotor circuit during the starting period, और स्टार्टिंग पीरियड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों ऐड करते हैं, इस अरेंजमेंट का फायदा उठा के स्टार्टिंग में एडिशनल रेजिस्टेंस क्यों ऐड करते हैं, बताइए। यस, तो उसी पॉइंट को लिख लीजिए, in the starting period for increasing the starting torque, in the starting period for increasing the starting torque of the motor, ठीक है। थोड़ा सा और जोड़ लीजिए उसमें लाइन, एंड फॉर changing its speed torque characteristics, changing its speed torque characteristics